सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आता था कि सर करंट अफेयर्स पढ़ा दीजिए। बहुत से लोगों की मैगजीन नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। ऐसी स्थिति में पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी ये छमाही वाली घटनासार हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉनिकल पढ़ेंगे। बात आती है करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने इसे इग्नोर किया तो रिजल्ट आपको इग्नोर कर देगा। पीसीएस की बात करें तो 35 प्लस ही करंट रहता है, कम से कम 35 तो रहता ही है। समीक्षा अधिकारी में भी 25 से 28 के आसपास 30 तक रहता ही है। कभी थोड़ा संख्या बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। बात उसकी नहीं है, जो भी आए 20 25 30 35 40, यहाँ तक कि कभी कभी तो एग्जाम में 50-50 तक भी चले गए हैं करंट अफेयर्स। फिलहाल 35 करंट अफेयर्स पीसीएस और 25 ही समीक्षा अधिकारी में मान करके चले तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाने के साथ ही साथ सबसे कम समय में आप कम पुस्तक के माध्यम से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बात आती है, मैंने लिखा है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे इसके माध्यम से आप अपना गोल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का सेंस है कि आपको किताब पढ़ना नहीं आता है, सभी पढ़ते हैं किताब। पढ़ने का एक तरीका होता है, किस पॉइंट को पढ़ना चाहिए, क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा बोझा है, 1.5 पेज में, 1 पेज में या एक पैरा में बड़ा सा लिखा हुआ करंट, वहां से हमें क्या चुराना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उन सब बिंदुओं पे बात करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं से। इसमें पार्ट 1 है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बोझ नहीं पालेंगे। 10-10 15-15 पेज लेकर के चलेंगे, बहुत आफत नहीं है। मैराथन सैराथन में हमको कोई विश्वास नहीं है। मेरा दिमाग हाड़ मास का बना हुआ है, दिमाग भी थक जाता है। इसलिए उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही खाएंगे जितने में हमारा काम चल जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बात करते हैं। उससे पहले बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? और टेलीग्राम पे क्यों नहीं जुड़ते हैं? इतना बढ़िया मेहनत से मैं क्विज करा रहा हूँ, जीएस का, हिंदी का। आइए वहां पे टेस्ट दीजिए, अपना आकलन करिए, क्या आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं जो मैंने बताया है आपको? क्यों नहीं बात समझ में आती है आप लोगों को? जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम में और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, इस वीडियो को भी, इस क्लास को भी। ये आपका अपना चलन है, आपको बढ़ाने का उत्तरदायित्व। बात करते हैं घटनासार की। तो घटनासार पढ़ते बहुत से लोग हैं, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए बहुत कम लोगों को पता है। मैं इससे पहले भी बार बार बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि घटनासार जैसे ही आप पढ़ोगे तो पहला पेज देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, शुरू हो जाता है अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिक। यहाँ देख रहे हैं आप लोग राष्ट्रीय समाचार है, वन लाइनर टाइप का दिया हुआ है। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो और स्पष्ट दिखाई देगा। तो देखो, हमें वन लाइनर से पढ़ना ही नहीं शुरू करना है। मैं बार बार बोला हूं कि मुझे वन लाइनर पहले नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है भैया, क्यों नहीं पढ़ना है, ये भी सवाल उठता है। तो मैं उस सारे चीजों का जवाब देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप विस्तार से जहां पे डिटेल में ये सब सूचनाएं दी हुई है उसको पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे आप, तो फटाक से आप पकड़ लेंगे कि हाँ हाँ, ये तो मैं वही पढ़ा था। ये दिमाग आपका क्लिक करने लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मेरा करंट मुझे भले लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ, सब मिक्स हो गया है, मिक्सचर हो गया है, लेकिन नहीं, मेरा दिमाग काम कर रहा है। मुझे तो याद आ गया कि मैंने लद्दाख पढ़ा था वहां आगे, और उसी का छोटा रूप है ये, ताकि आपके पास कम समय हो, फटाफट इसको रिवीजन कर ले। इसलिए इसको हमेशा लास्ट में पढ़ना चाहिए। सारा किताब आप खत्म कर दीजिए, जो भी 150 60 70 पेज है खत्म कर दीजिए। लास्ट में राष्ट्रीय आइए वन लाइनर पढ़ डालिए, अंतरराष्ट्रीय वन लाइनर पढ़ डालिए, खेल जगत पढ़ डालिए, पुरस्कार पढ़ डालिए, सब पढ़ डालिए, छोड़िए कुछ भी नहीं। या फिर दो तरीके हैं, या तो पूरी किताब खत्म करने के बाद लास्ट में इसको पढ़िए, या
जैसे राष्ट्रीय वाला डिटेल में आपने पढ़ लिया, फिर उसके पीछे ही लगा लीजिए राष्ट्रीय वन लाइनर, साथ साथ खत्म भी होता जाएगा, बोझ भी नहीं होगा कि लास्ट में 30 पेज 25 पेज बचा हुआ है। ठीक है, तो हम फिलहाल शुरुआत करेंगे वन लाइनर से, नहीं वन लाइनर लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे बता दिया, बार बार बता दिया। ठीक है, ये सब मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा, लगातार बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में आकर के कहाँ रुकना है मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। कितने पेज छोड़ना है, ज्यादा नहीं है, 14-15 पेज है, 13-14-15 पेज है, इसको छोड़ दो। अब हम आएंगे कहां पर, राष्ट्रीय ही रहे हैं, यही पार्ट 1 के तहत 2 पार्ट में राष्ट्रीय घटनाओं को खत्म करेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय पे चलेंगे, देखते हैं कितना पेज है, 2 से 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा 10-10, 12-12, 15-15 पेज पढ़ेंगे। कहीं भागना नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है, ट्रेन छूट नहीं रही, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पर पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि उनको न तो दुकानों पे मिल रहा है घटनासार और न ही उन्हें ऑनलाइन मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, और पीडीएफ से ज्यादा बेहतरीन होगा मेरा पढ़ाना। उसके बाद मैं वन लाइनर छोड़ते हुए आ गया 15 पेज पे। हाँ आ गया बाबू 15 पेज पे, देखो 15 नंबर पेज पड़ा हुआ है, यानी मैंने 14 पेज छोड़ दिया। ठीक है, 15वें पेज से यहाँ देखिए राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, यही तो राष्ट्रीय घटना में वन लाइनर का लिखा हुआ है। तो मैं पहले विस्तार वाला पढ़ूंगा, इसी का बच्चा है वन लाइनर, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इससे अपने आप का आकलन भी करेंगे, क्या मुझे याद है, याद आ रहा है कोई चीज पढ़ने के बाद, वो बहुत ही फायदा होगा। यही स्ट्रेटजी से पढ़िए, यही तरीका सही है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी से, 10-12-15 पेज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप कहेंगे तो जब राष्ट्रीय घटनाओं का दूसरा पार्ट खत्म होगा, उसी के साथ में वन लाइनर भी लगाकर पढ़ा। ठीक है, सब साथ साथ खत्म होता जाएगा, फिर अंतरराष्ट्रीय पढ़ा देंगे, अंतरराष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय लगा देंगे वन लाइनर, इस तरह से खत्म करेंगे। बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स, शुरुआत करते हैं। पहला क्या है न्यूज, तो ये देखिए जनवरी से जून तक का है, छमाही है, पढ़ेंगे। उसके बाद नई वाली जब आ जाएगी तो उसको कवर कर लेंगे, फिर क्रॉनिकल करा लेंगे। 2 मैगजीन पर्याप्त होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी आपका शौक है तो 3 कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। 18वीं लोकसभा, सबसे पॉइंट की बात यह है कि ध्यान रखो कि 18वीं हुई है लोकसभा का चुनाव, 17वीं 16वीं 18वीं इस तरह का आपको विकल्प मिल जाए तो यहीं से पहले ही शब्द से आपको ध्यान रखना है कि 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है, अरे सॉरी लोकसभा चुनाव हुआ है, न कि कौन सी 17वीं या 16वीं। ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत लोग जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं उसको फोकस करना है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये प्रधानमंत्री जो बने हैं, ये पंडित नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। डेट की बात करें तो हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री का मामला है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि यहाँ पर डेट ये याद रख लेना। बाय द वे पूछा जा सकता है कि किस तारीख को इन्होंने शपथ लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार कब शपथ ली बात आ जाएगी, ध्यान रखना 26 मई 2014 को पहली बार, दूसरी बार इन्होंने शपथ लिया 30 मई 2019 को। ठीक है, और तीसरी बार का यहाँ पे ऑलरेडी दे ही रखा है, तो थोड़ा सा डेट पर ध्यान रखना, बाय द वे पूछ देगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि 3 बार कब कब बने हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 240 सीट के साथ क्या हो गई, वंचित रह गई, लेकिन उसके गठबंधन एनडीए ने 293 सीटें जीतकर, कितनी सीटें, 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। एक बार सारी चीजों को पढ़ना है, फिर हमें इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल लेना है। मैं पढ़ता चला जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं फोकस करने वाली
उसे मैं हाईलाइट करते चला जा रहा हूं। ठीक है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें, वेरी इंपॉर्टेंट, 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। पूछ सकता है किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? दो तरीके से आता है, एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकाल या पद के रूप में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी ने 30 नेताओं मोदी के साथ 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 ने राज्य मंत्री और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया। यहाँ पे 30 नेताओं का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ये सब चीजें जल्दी पूछता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन, ध्यान रखना किसके तहत? नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टबिंग, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ तथा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आमंत्रित थे। इन सारे नामों को आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न बन जाए कि निम्न में से कौन मोदी के शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ था या कौन कौन शामिल हुआ था, है ना? इस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। उसके बाद एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों में तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, हम, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। सहयोगी दलों के 11 मंत्रियों सहित मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की कितनी संख्या है? 71 है, ध्यान रखिएगा। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी महिला मंत्री शामिल हुई हैं? 7 महिला मंत्री, जिसमें 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री को जगह मिली है। 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पहली बार मंत्री पद मिला है, ध्यान रखिएगा। 33 मंत्री ऐसे। मोदी 3 में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से, 10 मंत्री अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जाति। ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, ठीक है, टोटल संख्या। अब बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल की। तो देखो बार बार यहाँ से मंत्रिमंडल कौन किसको मिला ये जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये जो ऊपर के लोग हैं आपको पता ही रहता है इस पर कौन है। कंफ्यूजन होता है थोड़ा। विदेश मंत्री भी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। वित्त मंत्री के बारे में बराबर पेपर में आता रहता है, सबको पता है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, उनको जो है कृषि एवं किसान ग्रामीण विकास का मंत्री बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आप इसको एक नजर देख लीजिए। बाय द वे ऐसा पूछा नहीं जाता है, वनडे वगैरह टाइप एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पेज में पूरा ये लिस्ट दिया हुआ है, ये सब जल्दी पूछता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मंत्रालय। अब खास बात देख लेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव में क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये सब मंत्री का जल्दी पूछता नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18वीं लोकसभा का चुनाव, तो भैया पहला ध्यान रखना है 18वीं है, पहले ही बोल दिया। दूसरा ध्यान रखना है कि 19 अप्रैल 1 जून 2024 के बीच कितने चरणों में। अभी देखो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था पिछले संडे को, अभी जो संडे बीता है उसी में एक प्रश्न आ गया है कितने चरणों में हुआ है। तो वहां पे विकल्प में 7 चरण था, जिसने 7 चरण लगाया अच्छे से ध्यान रख करके उसका सही हो गया। चरणों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के बाद 4 जून 2024 को मतगणना संपन्न हुई, ठीक है। तो ये भी पूछ देता है कब से कब तक जो है चुनाव हुआ, कितने चरणों में, पता ही चल गया। और मतगणना संपन्न हुई कब? 4 जून। तो यहाँ पे डेट का थोड़ा सा ध्यान रखें। और उसके बाद इस प्रकार से इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक कहानी है नीचे ना, अब की बार 400 पार के एनडीए के नारे
को चूर करते हुए उसकी सीटों की संख्या पहले 350 से घटकर 293 पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी की कुल संख्या 240 ही है। 240 तो ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे 240 सीट पाई है और अपने पार्टियों के सहयोग से कितना था, 290 93 कितना था, उसका ध्यान रखना है। बाकी ये सब कहानी वहानी बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात है, थोड़ा ध्यान रखना। सीटों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 33 रह गई है। जबकि अयोध्या वाला फैजाबाद सीट पर भी पराजय करना पड़ा, ठीक है, सभी को पता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। निर्भरता बढ़ गई, जाहिर सी बात है, बहुमत में रहोगे निर्भरता बढ़। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कितना चीज इंपॉर्टेंट करने का था। एक तो भैया तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार कब शपथ लिए, दूसरी बार कब शपथ लिए, तीसरी बार कब शपथ लिए। 18वीं लोकसभा है, 7 चरणों में हुआ। कुल मंत्रियों की संख्या 71 है, जिसमें 7 महिलाएं हैं। 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कितने बने हैं वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बाकी 293 अपनी पार्टी गठबंधन के साथ इन्होंने सीटें पाया है। 20वें प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों को, किन किन देशों के, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों को निमंत्रित किया गया था। बस इतना ध्यान रखना भैया, काम खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य जानकारी के लिए देख लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेना, ठीक है। बाकी कहानी वहानी छोड़ देना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं 4.79 लाख मतों से 2019 में तथा 3.72 लाख मतों के अंतर से 2014 में वाराणसी से जीते थे। किंतु इस बार उनकी विजय का अंतर मात्र 1.53 लाख मतों का रहा है। सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए। खैर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंतर वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया की स्थिति यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं कौन पार्टी कितने सीट पाया है। तो भैया भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा है ही 240, तेलुगु देशम है दूसरे नंबर पे 16, जनता दल है 12, ठीक है। एनडीए के जो पार्टी है उसकी बात चल रही है। उसके बाद जो है रही बात है, यहाँ पे ये सब लिस्ट दिया हुआ है। डीएमके 0, बहुजन समाज पार्टी 0, ये सब चीजें दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना इसको देख लेना। और सबसे बड़ी पार्टी तो भैया हो गई भारतीय जनता पार्टी 240, दूसरे पे देखो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया 99, तीसरे पे समाजवादी पार्टी 37, फिर माकपा है 4, ऑल इंडिया तृणमूल 29। तो ये जो खास खास बड़े बड़े पार्टियां हैं इनके सीटों पर भी थोड़ा एक नजर बनाए रखना। कभी कभी सूची सुमेलित करने के लिए दे देता है, यहाँ पे पार्टी लिख देगा एक तरफ सीट दे देगा, कहेगा मिलाओ कौन किसका है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब 18वीं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाकी ये सब जो है देख रहे हो ना, ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से जल्दी सवाल नहीं आते हैं। बहुत ज्यादा 4-5 पार्टियों का आप ऊपर से जिनकी संख्या है अब 1 2 0 वाला ये सब नहीं पूछता है। लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। मैं ले लेता हूं, ऐसा करते हैं वो हाईलाइटर, यहाँ लकीर वाला सही नहीं, जब वो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं हाईलाइट कर दूंगा। सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं विधानसभा हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में, अरे यार नहीं लेना पड़ेगा, कितना हाईलाइटर यूज करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के भूपेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं, जिनकी उम्र 25 वर्ष 3 माह है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि कौन निर्वाचित सबसे कम उम्र का सांसद है, सबसे युवा सांसद है। ध्यान रखना पुष्पेंद्र सरोज है, समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश कौशाम्बी विधानसभा। जो सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल हैं, ये निर्विरोध चुने गए हैं।
बिहार के समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के टिकट पर निर्वाचित शांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद है। उनकी उम्र 25 वर्ष 11 माह है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। भाजपा के शंकर लालवाड़ी इंदौर से रिकॉर्ड मतों से 11,75,092 मतों से अंतर से निर्वाचित हुए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने केवल 48 मतों के अंतर से चुनाव में नाम दर्ज किया है। दोनों सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखें। असम के जेल में निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खड्डर साहिब पंजाब निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2 लाख मतों से जीता है। वहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल राशिद ने कश्मीर के बारामूला सीट से 2 लाख वोटों से हराया है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। यहाँ पर आइए, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि 543 जो सांसद निर्वाचित हुए हैं उसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? ये है 74। इंपॉर्टेंट है। पिछले में कितनी थी? 78। ठीक है, 74 जो महिला सांसद हैं, इसमें 30 है भाजपा, 14 कांग्रेस, 4 सपा, ये सब। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कुल का इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित 8वीं बार लोकसभा के लिए जहां निर्वाचित हुए, वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 7 बार हुए हैं। मध्य प्रदेश में नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट की नजर से ध्यान रखें। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली तथा केरल के वायनाड की सीटों से निर्वाचित हुए। बाद में उन्होंने वायनाड सीट से त्याग पत्र दे दिया है। समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव में 5 सीटें ही प्राप्त थी। यह पार्टी अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भाजपा की सीटों की संख्या सिमटकर कितनी हो गई? 33 हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया, जो इस प्रकार से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में कोई सीट एनडीए को नहीं हुई। इस बार पहली बार केरल में भाजपा को 1 सीट प्राप्त हुई। ठीक है, पहली बार भाजपा को केरल में 1 सीट प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही थे। तो ये तो आपको रट ही गया, कोई। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुआ है। यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसके लिए बात करते हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ ही 4 राज्यों, चारों राज्यों का नाम याद रखना। कौन कौन सा राज्य है भाई? एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इन नामों को याद रखना। पूछ सकता है कि निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ है। अब इनमें आपको जो फोकस करना है, कहां पे किसकी सरकार बनी है ना, कौन मुख्यमंत्री है, उसका नाम क्या है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का जहां पहले से अधिक मजबूती से सत्ता पर कब्जा हुआ, वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल के 24 वर्ष के शासन का अंत हुआ तथा पहली बार ही भाजपा ने वहां पर फुल बहुमत की सरकार। सिक्किम में 32 में 31 सीटें जीतकर विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सभी दलों का सफाया किया है, जबकि आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हराकर टीडीपी ने एनडीए के नेतृत्व में सत्ता वापसी की है। ठीक है, वहीं 175वीं संसदीय विधानसभा
आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी ने अकेले ही 135 सीटें प्राप्त की। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन बना मुख्यमंत्री। तो पेमा खांडू हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा है। यहाँ से चरण वगैरह जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। छोटा स्टेट है, एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, उसके बाद पेमा खांडू वहां के हैं अरुणाचल प्रदेश के, ये मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री भाजपा सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही चुने गए हैं। ठीक है, बस यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग आगे, जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें देखना है। विधानसभा दलगत स्थिति राज्यों का फिलहाल विधानसभा जल्दी नहीं पूछता है। ठीक है, बाकी एक नजर आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा भाई भाजपा पाई है। ठीक है, और भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार, ध्यान रखना, पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहां के उप राज्यपाल के.टी. पटनायक का नाम याद रखना। हो सकता है पूछ दे कि कभी ऐसा प्रश्न बना दे कि अरुणाचल प्रदेश का फलाना जगह का 3-4 स्टेट देते, वहां के राज्यपाल कौन है, तो लगे हाथ राज्यपाल का भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलिए, और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करें तो बस नाम ध्यान रखिए, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के क्या हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है, 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें जीतकर निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अन्य दलों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे कार्यकाल हेतु सत्ता पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है। ठीक है, बस बात खत्म। नाम याद रखिए, मुख्यमंत्री दूसरी बार हुए हैं, बहुत है, बाकी कहानी नहीं पढ़ना है। ठीक है, काम काम की चीजें निकालना है। और जब आप पढ़ते हो ना, पेपर सॉल्व करते हो, सब चीजें देते हो, बार बार पढ़ते हो, करंट के प्रश्नों को देखते रहते होंगे, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाता है मुझे इसमें क्या काम की चीज है जो निकालना है, क्या छोड़ना है। तो मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाएगा, इसीलिए मैं फालतू चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, प्रेम सिंह तवांग ने रनाक और सोरंग चाकू दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल की है। थोड़ा सा यहाँ पे चाहे तो ध्यान रखें, बाकी दूसरी बात तो बनी रहे। आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं तो 175वीं संसदीय विधानसभा के लिए इतने इतने दिनों में चुनाव हुआ। 135 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेलुगु देशम पार्टी इनकी है, अकेले ही 2/3 चुनावों में बहुमत प्राप्त किया है। अन्य सहयोगी में ये सब पार्टियां थी, और उसके बाद जो है जगमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी चुनाव मात्र 11 सीट पाई। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जगमोहन रेड्डी के नेतृत्व में जो है वहां पे सरकार, जगमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में वहां पे नई सरकार बनी है। ठीक है, बाकी दलगत स्थिति आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार, ध्यान रखना, फोकस करना, तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बार पवन सिंह गायक का मैं सुन रहा तो कह रहे थे इस बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही मेरा और भाजपा का लक्ष्य है। तो भाई, प्रधानमंत्री बड़ा होता है, देश में एक होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर राज्य में एक होता है। ठीक है, 24वें मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली, चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चौथी बार, कितनी बार, चौथी बार, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रह चुके, चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, वहां के राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर, 24वें मुख्यमंत्री है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, चंद्रबाबू ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज हो गया है।
ये 3 बार का क्या है, रुके क्लियर कर देते हैं। मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रबाबू नायडू 1995 से 2004, 2014 से 2019 के दौरान रह चुके चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो जब तीसरी बार बने तो यहाँ पर चौथी बार कैसे दे रहा है, ठीक है। तो ये जो चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है और वो आज तीसरी बार दे रहा है, एक कंफर्म करके मैं बता दूंगा, ठीक है। चंद्रबाबू के साथ जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। बस इतना पर्याप्त है। उड़ीसा, उड़ीसा में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल सरकार के 24 वर्ष का शासन खत्म कर दिया। कितने वर्ष का? 24 वर्ष का शासन। थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 24 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद जो है बात आती है कि भाई 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, जो कि मार्च 2000 से मई 2024 तक मुख्यमंत्री रहे। 24 वर्षों मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, स्वयं कांताबाजी सीट से चुनाव में पराजित हो गया, ठीक है। 78 वर्षीय नवीन पटनायक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वह हिंदल सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। और पहली बार वहां पर भाजपा की सरकार बनी है। आपको ये बातचीत क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 78 सीट है, बीजू जनता दल 51, कांग्रेस 14, ठीक है। बस काम खत्म, आगे बढ़िए। और मोहन चरण मांझी की जहां तक बात है, इनके नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार उड़ीसा में बनी है। और राज्यपाल वहां के हैं उड़ीसा के रघुवर दास, इन्होंने इनको शपथ दिलाया है मुख्यमंत्री पद का। साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। पटना गढ़ के विधायक केवी सिंह देव और नीमा पार्क विधानसभा की पहली बार विधायक बनी प्रावती परिदा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, ठीक है। बस बहुत है। बाकी मोहन चरण राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। 4 बार ये विधायक रहे हैं। मांझी का सफर, राजनीतिक सफर सरपंच से होकर मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। पहले ये सरपंच थे, प्रधान थे, अब मुख्यमंत्री पहुंच गए। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे आप ऊंचाइयों पे बढ़ते हैं, अचानक से कोई चमत्कार नहीं होता है, ठीक है ना। बस काम खत्म। समाज सेवी थे, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा पे बात करते हैं। तो इन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर रही, ठीक है। डेट वगैरह इनका नहीं पूछता है कि किस डेट को आई है। लेकिन हाँ भाई, पहले 9 जून 2024 को ये मोदी शपथ समारोह में तो शामिल हुई थी, फिर दोबारा ये आई है, उसी समय नहीं, दोबारा 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में क्या संपन्न हुई, ये इंपॉर्टेंट है। आई गई इससे मतलब नहीं है। हाँ, ये जो वार्ता हुई है हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित कितने समझौते पे, 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में, समकक्षी प्रधानमंत्रियों के बीच में इस समझौते को मुहर लगाया गया। इन समझौतों में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता शुरू करने और अच्छा संबंधों को बढ़ावा देना भी शामिल है। दोनों पक्षों ने डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी समझौता किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, भारत बांग्लादेश ने राजशाही, नाम याद रखना बहुत अच्छे से, क्या है, राजशाही और कोलकाता। भारत में है कोलकाता, बांग्लादेश में है राजशाही। इसके बीच नई ट्रेन सेवा, और अगला क्या है, चटगांव था कोलकाता के बीच नई बस सेवा। ध्यान रखना, राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से भारत इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत
की मेडिकल वीजा की सुविधा उपलब्ध कराएगा, शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर उच्चायोग खुलेगा? बांग्लादेश के रंगपुर में। ठीक है। हरित साझेदारी पर भी ये लोग जो है दस्तावेज पे समझौता किए हैं। बस कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीस्ता नदी जल संरक्षण। कहाँ ट्रेन चलेगी भैया, किसके बीच चलेगी? राजशाही कोलकाता के बीच चलेगी, चटगांव कोलकाता के बीच बस चलेगी। उसके बाद रंगपुर में नया उच्चा योग खोला जाएगा। और जो समझौता हुआ है वो तो हो ही गया। डिजिटल क्षेत्र में, समुद्री सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, इन सब के बीच में समझौता हुआ है। परिवहन के बीच में, मत्स्य पालन और ये सब भी। क्या है? रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और DACL रक्षा सेवा कमान और स्टाफ मीरपुर में जो रक्षा के क्षेत्र में सैन्य शिक्षा और रणनीतिक अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए। कोझिकोड भारत का यूनेस्को साहित्य शहर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि भारत राज्य के केरल में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। किसको किया गया है? केरल में स्थित कोझिकोड को। उत्तरी केरल में स्थित है, ध्यान रखना। उत्तरी केरल में बाय द वे दक्षिणी उत्तरी लिख दे। उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक रूप से यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना ले। ठीक है, कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला है। ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को कालीकट के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, कोझिकोड को कालीकट कहा गया था। कालीकट में ही जमोरिन आया था क्या? अरे सॉरी, जमोरिन कह रहे हैं, जमोरिन ने तो स्वागत किया था। वास्को डिगामा आया था कालीकट के तट पे, कुछ याद है? हाँ, कनेक्ट किया करो। केरल के मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 प्रकाशन और एक सशक्त साहित्यिक शिक्षा का आधार है, जिस कारण इसे 2012 में मूर्तियों का शहर का टैग भी मिला है। इस शहर के मूर्तियों को भी टैग मिला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? केरल का कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है, उत्तरी केरल में स्थित है। कोझिकोड को कालीकट भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे घोषित किया है। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर देख ही लेते हैं। भाई, हम लोगों के भविष्य से संबंधित नियम है कि पेपर आउट कराओगे तो बहुत बुरा सजा मिलेगी। यह कानून 6 फरवरी लोकसभा और 9 फरवरी राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को मंजूरी प्रदान की गई। इस सरकारी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी करेगा, रोकने के लिए उसको 10 साल तक कैद से लेकर के 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रभाव है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। करंट का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा प्रश्न शामिल कर दिया जाए। तो ध्यान रखना, इतना ध्यान जरूर रख देना कि 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लग सकता है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, इस नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे से आयोजित परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ये सब सभी शामिल है। ठीक है, भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक। भुज कहाँ है? गुजरात में है। वहां का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कच्छ के जिला में स्थित है भुज। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत, कितने?
दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखें। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 जून 2024 को इसे गर्व का क्षण कहा। अपने आधिकारिक आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा। आधिकारिक गलत होता है, वर्तनी से आधिकारिक होता है। देखा, आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण है। ठीक है, ये सब गर्व का क्षण वगैरह नहीं पूछता है। आपको बस ध्यान रखना है कि कच्छ जिले में गुजरात के स्थित जो भुज में स्मृत वन भूकंप संग्रहालय है, दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सेल पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला है। बस काम खत्म। ठीक है, बाकी उन्होंने क्या कहा ये सब चीजें ना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वहां हो गया। भुज के स्मृत वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ भी थोड़ा सा चीन का पहला स्थान कौन सा है, A4 आर्ट म्यूजियम, और मिस्र का जो गीजे में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम है उसको दूसरा स्थान। उसके बाद जो ये भुज में हमारा स्मृत वन भवन संग्रहालय है उसे तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, बाकी अन्य भी शामिल है। अन्य नहीं भी ध्यान दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर के 2-3 ध्यान रखेंगे। बात करते हैं ये संग्रहालय बना कब था। 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में 28 अप्रैल 2022 को गुजरात में स्मृत भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया था। स्मृत वन भुज में भजियो पहाड़ी पर, इस पर भजियो पहाड़ी पर 470 एकड़ में फैला हुआ है। इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है जिसमें 500,000 पेड़, 50 चेक डैम, जिस पर भूकंप के 12,932 पीड़ितों के नाम की पट्टिकाएं लगी हुई। मियावाकी जंगल एक जापान के कोई वनस्पति शास्त्री है, वैज्ञानिक है। उन्होंने इस पद्धति का विकास किया है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, पहले IAS में भी आया है। इन सब के बारे में आप किताब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने की बात है। 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली, कहां पर, रफी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की। भारत की सबसे बड़ी, भारत की है, विश्व की नहीं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, रफी मार्ग नई दिल्ली में। 24 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये 23 अप्रैल की बात है। जलवायु घड़ी क्या होता है, यह एक सरल उपकरण पर केंद्रित है। एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन, हमारी समय सीमा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गों, लाइफ लाइन पर हमारी प्रगति को ट्रैक करती है। सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद से क्लाइमेट टीमें सिया पास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई। ध्यान रखना, भारत में रफी मार्ग नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। CSIR कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून को यह उपलब्धि रेलवे ने हासिल की है। इस दिन रेलवे ने संगलदान से, कहां से, संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया। कहां से, संगलदान से रियासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है और चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसका हिस्सा है
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। चिनाब पुल का निर्माण किस नदी पे यह पुल है? चिनाब नदी पर है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चिनाब नदी पर है। और सिंगल जो है तुम्हारा क्या है, कहा गया, हाँ, एकल मेहराब। एकल मेहराब पर ये जो पुल बना है ये विश्व के विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है चिनाब नदी के 359, इतना याद है। इसका विकास डीआरडीओ तथा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान शामिल है। इसमें 17 खंड है, जिसमें मुख्य मेहराब 467 मीटर लंबा है, जो अपने तरह का सबसे लंबा खंड बनाता है। मेहराब में स्टील के बक्से लगे हैं, स्थिरता बनाने के लिए बक्सों को कंक्रीट से भरा गया है। ठीक है, इस पुल को 120 वर्ष के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब इसका जीवन काल 120 वर्ष रहेगा। ठीक है, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं, प्रति घंटे तक की तेज हवा की गति को भी झेलने के लिए यह सक्षम है। साथ ही इसे विस्फोट रोधी भी बनाया गया है और यह देश के अधिकतम तीव्रता वाले जोन 5 भूकंप वाले झटकों को भी झेलने में सक्षम है। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिलों में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर दो धाराओं, इसमें चंद्रा और भागा में संगम। ठीक है, क्लियर है। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला। ध्यान रखिएगा, केरल का तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह सम्मान से भारतीय उद्योग परिषद CII के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया गया कि तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल से 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो मानक का पालन करती है, इसका जिसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करना। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कहां पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्राप्त की मान्यता प्राप्त करने वाला है, तो ध्यान रखना है केरल का तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बस का बाकी ज्यादा इतिहास बोल नहीं। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। देखते हैं क्या है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद, पॉइंट ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नाम याद रखना बहुत है। ठीक है, यह जो मान्यता मिली है 4 साल की अवधि के लिए है, जिससे NIIMH यानी राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, इसका शार्ट नेम है NIIMH। ऐसा सम्मान पाने वाला कौन सा नंबर का संस्थान है? तीसरे नंबर का भारतीय संस्थान पर। ठीक है, चलिए। इस संस्थान ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है। ये सब चीजें हैं। ठीक है, इतना ये नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। यहीं से आधा प्रश्न आपको मिल जा रहा। आधा क्या, इन सब प्रश्नों में वन लाइनर होता है, 4 विकल्प बनाया जाता है, आपको उत्तर देना होता है। पूछ देगा WHO ने किस भारतीय संस्थान को विरासत संस्थान की मान्यता दी है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को WHO ने मान्यता दिया है, जो हैदराबाद में स्थित है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है और तीसरी भारतीय संस्थान है। बस इतना ही। DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर क्रिस और भूमि लॉन्च।
देखते हैं क्या है। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो एआई एंकर है कृषि और भूमि, इसे पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। कौन? दूरदर्शन चैनल डीडी किसान अपने 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर कृषि और भूमि को पेश करके उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है, यह अभूतपूर्व कदम देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए चैनल प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। नाम पहला एआई एंकर कौन है? कृषि और भूमि। दूरदर्शन चैनल कौन है? डीडी किसान, 9वीं वर्षगांठ के अवसर। ठीक है, बाकी जो है आप लोग अपना एक बार देख लीजिए, बहुत है। इसमें है क्या? एआई एंकर की खासियत है कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। यानी किसान चाहे तमिलनाडु का है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, हर भाषा में 50 बहुत भाषाएं होती है जो प्रमुख भाषाएं हैं, उसमें वो इस भाषा में संवाद करने में सक्षम है। यह भाषाई कौशल चैनल को भाषाई वार्ताओं को पार करते हुए देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम है। ठीक है, अपने मानव समकक्षों के विपरीत कृषि और भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़े जो ब्रेक या आराम की आवश्यकता के बिना दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। एआई एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल है। वेरी इंपॉर्टेंट, डीडी किसान चैनल एआई एंकर कृषि और भूमि 50 भाषाओं में बात करने में सक्षम, किसानों को 24 घंटे 365 दिन मदद करेगी। ठीक है, और एक पहला सरकारी चैनल है डीडी किसान जिसने एआई एंकर को पेश किया है। बस ठीक, चलिए। मौसम बाजार की कीमतों, सरकारी योजनाओं और नवीनतम कृषि अनुसंधान पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके चैनल ने किसानों को अपनी फसलों के रोपण, कटाई और बिक्री के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने, सशक्त बनाने में भूमिका है। किसान से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका ये एआई जो एंकर है निदान करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 मई 2015 को, ध्यान रखना, 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था डीडी किसान को देश के किसान के समावेशी विकास बढ़ावा देने की समर्पित एक मंच के रूप में देखा गया था। 9वीं वर्षगांठ थी 26 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित। बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट और राष्ट्रीय न्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के लिए भी इम्पोर्टेंट, सभी के लिए। रामसर कोई क्षेत्रीय जो है स्थल, क्षेत्रीय जो है सूची नहीं होता है, कहीं भी कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में दो नाम है, नकटी है और एक है नागी। इन दोनों पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि सूची में शामिल आर्द्र भूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित है यानी कृत्रिम है और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? बिहार के जमुई जिले के झाझा वन में स्थित है। बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्र भूमि, कितने? बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले विशेष ध्यान रखिएगा। लोकल में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, लोकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में अब तक रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर सूची में कितने स्थल शामिल है? तो उसकी संख्या 3 है। ठीक है, 3 है। और इन दोनों स्थलों से पूर्व जो था वो था बिहार में बेगूसराय स्थित कांवर झील। कौन था भैया? बिहार में बेगूसराय स्थित कांवर झील, यही एक था अभी तक। अब इसमें 2 और ऐड हो गए, टोटल हो गया 3। ठीक है, बिहार के 2 नवीनतम स्थलों के बाद देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या जून 2024 में बढ़कर हो गई 82। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो स्थल है वो रामसर में कितने हो गए हैं जून 2024 तक?
तो उत्तर होगा आपका 82, 82 ध्यान रखना। नवीनतम जो है बिहार का नागा पक्षी अभ्यारण्य है जो 21वां बना है। 81, 21वां नहीं, 81वां, 81। और जो दूसरा है नागा हो गया और ये नकटी हो गया, देखिए 22वां रामसर स्थल। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान रखना। अंदर की चीजें एक बार पढ़ लेना, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। और बाकी नकटी में देख लेना, लोकल वाले जरा देख लेना भाई। बिहार जो स्पेशल पढ़ेगा उसके लिए देख लेना कि भाई, और बता ही दिया जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। तो भाई बिहार के जमुई जिले में स्थित झाझा वन क्षेत्र में नकटी और नागी दोनों पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इससे पहले बिहार में केवल एक स्थल था। नकटी और नागा को मिलाने के साथ जो है 3 हो गया। ठीक है, बस इतना ही बहुत है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा। भारत में अब कितने हो गए हैं? 82 स्थल। भारत दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व में जो भारत स्थान रखता है राम स्थलों के मामले में, वह तीसरा स्थान रखता है। तो वर्तमान में पहले पे कौन है? चीन। ठीक है, पहले पे है चीन। वर्तमान में चीन और भारत, रुक जाओ, वर्तमान में चीन और भारत में 82, 82, अच्छा मतलब भारत में भी 82 हो गया है, चीन में भी 82 हो गया है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में यूके, यूनाइटेड किंगडम 175 स्थलों के साथ पहले स्थान पे है। विश्व में पहले स्थान पे कौन है रामसर स्थल के मामले में? वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 175 स्थल है। और दूसरा 144 के साथ मैक्सिको है। ठीक है, अब तीसरे पे चाहे भारत मानो चाहे चाइना मानो, जब दोनों बराबर बराबर है तीनों पे दोनों नाम आ जाएगा। पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा भैया मैक्सिको, तीसरे पे भारत और चीन है। और कुल भारत में रामसर स्थलों की संख्या 82। ठीक है, बिहार में नागी और नकटी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, इसको लेकर के 82 हो गए हैं। और बिहार के तीसरे 3 स्थल हो गए हैं। पहला जो है बेगूसराय स्थित कांवड़ क्षेत्र, ये क्या है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, पंचतंत्र, सुहृदय लोचन, लोकलोचन, यूनेस्को की विश्व सूची रजिस्टर। क्या है ये? मंगोलिया के उलान बटोर में, यहाँ पे ये सब जो डेट होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये नहीं पूछा जाता है। आपको देखना है कि मंगोलिया के उलान बटोर में ये आयोजित हुआ। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र में 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर, क्या नाम है? विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुछ महान कृतियां हैं। सुल्ताना का सपना, रुकया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास, तुलसीदास का रामचरितमानस, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम याद रखना। पूछ देगा भारत की कौन सी ऐसी कृति है, रचना है जो यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में शामिल की गई है, या इनमें से 4 विकल्प में से एक ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं की गई है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, दूसरा है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, और तीसरा है आनंद वर्धन द्वारा रचित सुहृदय ने सहृदय लोकलोचन। ये 3 है जो कि यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल की गई है। ठीक है, ये जो रजिस्टर का परंपरा है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1992। ठीक है, चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें था। और इस पहल का उद्देश्य जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य के दस्तावेजों सामग्रियों को संरक्षित करना है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तुलसीदास रचित रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 में अवधी भाषा में रामचरितमानस की कहानी महाकाव्य है। ये सब तो सभी जानते हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में पंचतंत्र, जिसका फारसी में भी अनुवाद कई बार किया गया है। और यह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत ही भाषाओं में बहुत बार इसका अनुवाद किया गया है। ये सब इतिहास में आप पढ़ेंगे जीएस के तौर पे। तो विष्णु द्वारा
विष्णु शर्मा द्वारा रचित किया गया है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में लिखी गई यह पुस्तक मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, पंचतत्व की ये कहानियां उपमहाद्वीप से फारस और अरब तक गई और वहां से यूरोप पहुंची है। आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन भारतीय काव्य शास्त्र का एक ग्रंथ है। लेखक 9वीं शताब्दी दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंत वर्मन के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, बाकी जो विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल 16 अन्य धरोहर है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और तुवालू, चीन का ये है, इंडोनेशिया का ये है, तो भारत का इंपॉर्टेंट है। इन सबका अपना कोई बहुत वो नहीं है कि यहाँ से आप रट रट कर परेशान हो। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। अपने भारत का जो 3 स्मृति है, रामचरितमानस जो कि तुलसीकृत है, उसके बाद विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया, आनंद वर्धन क्या नाम था उनका जो है सहृदय लोकमोलोचन जो है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर है। डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित वाले गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और कीप इट आन गठबंधन द्वारा संकलित और 15 मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन में कम से कम 283 मामलों का 41% है। ठीक है, भारत अब लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पे है, नंबर 1 पर है। ठीक है, 2023 की सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में स्थानीय शटडाउन के बजाय क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है, मुख्यतः कहां पर, मणिपुर और पंजाब में। 2023 में म्यांमार में 37 इंटरनेट शटडाउन के साथ भारत का अनुसरण किया। उसके बाद ईरान ने 34 बार, फिलिस्तीन और यूक्रेन ने 16-8 बार शटडाउन किया, पाकिस्तान में 7 बार, ईरान में 6 बार शटडाउन हुआ है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाने की जरूरत है। बस भारत जो है लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत सहित 9 देशों में 74 इंटरनेट शटडाउन संघर्षों के कारण हुए हैं। ठीक है, ये सब जो है भाई कोई कारण है तब। चलिए बस करें क्या, चलिए 4 पेज और पढ़ा देते हैं। भारतीय वायु सेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण किसने किया है, वायुसेना। अरे भाई पैराशूट से उतरेगा, विमान से उतरेगा तो वायुसेना ही करेगी, अंडरस्टूड। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया। कहां पर, आगरा के मलपुरा में किया गया। इसके लिए पैराशूट का विकास आगरा स्थित वायु वितरण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। किसी भी आपातकाल स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म, नाम याद रखिएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म याद रखिएगा। भीष्म का क्या है, भारत हेल्थ, ठीक है, इनिशिएटिव का सहयोग है, हित एवं मैत्री पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य संगठन और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा विभाग दोनों ने मिलकर के इसका विकास किया है। नाम याद रखिएगा, सहयोग हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म। ठीक है, इसका भीष्म का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत हेल्थ, बी से भारत, एच से हेल्थ और आई से इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और इसका विकास किसने किया है, कहां पर किया है, बस बात खत्म। और एक क्यूब के आकार का है,
पोर्टेबल अस्पताल है। इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया है कि अचानक जो है कहीं अगर दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यकता पड़े इलाज की तो वहां पे इसे पहुंचाया जा सके पैराशूट के माध्यम से, विमान या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि ड्रोन की मदद से भी पहुंचाया जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है। पैराशूट की सहायता से भीष्म को जमीन पर उतारने का परीक्षण जो भारतीय सेना द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला ही परीक्षण था। इसके तहत 720 किलोग्राम वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को वायुसेना के N-32 विमान पैराशूट की मदद से आगरा के पैराड्रॉपिंग जोन में 1500 फुट की ऊंचाई से उतारा गया था। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा। ठीक है। लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल में शामिल 36 विभिन्न क्यूब बॉक्सेज, एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध है जिनका उपयोग गोली लगने, फ्रैक्चर, छाती, सिर व रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने प्राथमिक उपचार के लिए किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राथमिक उपचार। ठीक है। वनाग्नि, वनाग्नि माने वन की आग, दावानल को रोकने के लिए उत्तराखंड का पेरुल लाओ पैसे पाओ, पेरुल लाओ पैसे पाओ मिशन। ठीक है। बड़ा अच्छा मिशन का नाम है, ध्यान रखना। पेरुल लाओ पैसे पाओ मिशन वन की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड का मिशन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेरुल लाओ पैसे पाओ मिशन, ठीक है, लॉन्च मिशन की शुरुआत की है। 1 मिनट बैटरी कम हो रही है ये। तो यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। मिशन के तहत पेरुल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पेरुल खरीदा जाएगा। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ फंड दिया गया है। पेरुल का तात्पर्य समझ लेते हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा था। पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। ठीक है। पेरुल क्या है, जो आप उत्तराखंड जाओगे तो पहाड़ों में बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, वो चीड़ के पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियों से लाया जाता है। ठीक है। पेरुल का तात्पर्य पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। पेरुल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है। जो पेरुल की पत्तियां हैं वे आग के सबसे बड़ा कारण होते हैं। इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी घनारी गांव में पेरुल के उपयोग से बिजली उत्पादन के 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। अब समझ में आ गई। पेरुल का तात्पर्य क्या है, चीड़ के पत्तों से है। पेरुल लाओ पैसे पाओ, ये सरकार का योजना है। पेरुल का पत्ता बटोरिए, ले आकर के दीजिए, आपको पैसा मिलेगा और उससे सरकार का फायदा क्या होगा, उससे बिजली का उत्पादन होगा और सबसे बड़ी फायदा यह है कि आग रोकने की घटना भी घटेगी, क्योंकि पत्ती नहीं रहेगा तो आग का विस्तार नहीं होगा। ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बना भारत, बड़ी खुशी की बात है, इसको ध्यान भी रखने की बात है। ठीक है। यूके स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर उत्पादन में भारत 9वें स्थान पर था। 2023 में जापान को छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया। किसको छोड़ करके? 2023 में जापान को पीछे छोड़कर कौन सा तीसरा स्थान किसका? भारत का हुआ। किस मामले में? सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में। ठीक है। ऐसे तैयार होता है। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन। यहाँ इंपॉर्टेंट रखना, किसको छोड़ा? जापान को पीछे छोड़ा। 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक कितना? 113 बिलियन यूनिट। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा डाटा वाटा नहीं पूछता है। 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। बात करते हैं पहले पे कौन है भैया? पहले पे चीन 156 टेरावाट, दूसरे पर अमेरिका है 33 टेरावाट, तीसरे पे ब्राजील। ठीक है। वर्ष 2023 में तीसरे पे हाँ, तो पहले पे चीन हो ही गया और दूसरे पे क्या हो गया? जापान हो गया 110, चीन का 156 और दूसरे पे जापान हो गया, सॉरी जापान को तो पीछे छोड़ दिया, भारत हो गया 113, तीसरे पे हो गया जापान।
ठीक है, ये जो है पहले का दिखा रहा है। ठीक है, और बाकी जो नया वाला है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया भारत। ठीक है, जापान 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से पैदा किया है। किसने? भारत। ठीक है, कितना? 5.8। और ये है दूसरा 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। इसके अनुसार देखो यहाँ पे 80 देशों को रैंक प्रदान किया गया है, जिसमें इसमें जो है भारत का तो चौथा स्थान है, लेकिन चीन पहला, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्राजील। ठीक है, वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के जो शीर्ष 10 ऊर्जा उत्पादक है उसमें चीन सौर ऊर्जा उत्पादक है। चीन, अमेरिका, भारत देखो तीसरे नंबर पे हो गया है। पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे भारत है। जापान को पीछे छोड़ा था भारत, तो चौथे पे जापान आ गया। फिर जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन ये है। ऊपर के 3-4 नाम चीन, अमेरिका, भारत, जापान सब तैयार है। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन। महाराष्ट्र संविधान, महाराष्ट्र राज्य के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, पूरा राज्य है। महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। ठीक है, पुणे, जिसे पूना भी बोलते हैं लोग, पुणे पुणे करते हैं, पूना। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है और ये महाराष्ट्र का पहला है। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत पालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ठीक है, पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं को लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अभी तत्काल हाल ही में संविधान पार्क बना है वह कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। ध्यातव्य है कि भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर राजस्थान में स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा पहला कहाँ बनाया गया था संविधान उद्यान, तो जयपुर राजस्थान। अब जो दूसरा है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? पुणे में है। संविधान पार्क है। बाकी 26 नवंबर 1949 को संविधान तो अपनाया ही गया था। ये सब जीएस के नजर से भी आपको पता है। तेंदुआ गणना, तेंदुआ गणना पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया में तेंदुआ गणना की बात कही गई, रिपोर्ट की सूचना दी गई। देश में तेंदुओं की संख्या 2022 में 13,874 आकलित की गई है। कितना तेंदुआ? शेर की बात नहीं हो रही, तेंदुए की बात हो रही। कितना आकलित की गई है? 13,874। इससे पूर्व जो संख्या जो थी इतना थी ही। 2022 में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? 7.5%। ठीक है, तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वह मध्य भारत और पूर्वी घाट में, वहीं पर लगभग 8,820 हो गए। बाकी जो 2,000 बचे हैं वो अन्य देशों में है। ठीक है, पश्चिमी घाट में इतना है, शिवालिक और पहाड़ी ये सब है, तो इतना ध्यान रखें। तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 हो गई। सबसे ज्यादा तेंदुआ पाई जाती है मध्य भारत एवं पूर्वी घाट। कितने प्रतिशत की वृद्धि? 7.5। बाकी ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, हाँ राज्यों की बात करेंगे। अब राज्य की बात करें, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में तो पाए जाते हैं। पूछ देगा तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य, तो 3,900 के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे तमिलनाडु है। ठीक है, इतना याद रखना, बाकी सब छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा डेटा तैयार कर। कौन सुरंग है? नाम ही कट गया क्या? सेला सुरंग। सेला सुरंग है भैया। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। क्या समझ में आई? सेला नाम का एक सुरंग है जो भारत की है और उसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा सबसे भारत की, विश्व की नहीं, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई।
सेला सुरंग निर्माण, जिसका निर्माण सीमा संगठन बोर्ड द्वारा किया गया था। सीमा सड़क संगठन बोर्ड ने सीमा सड़क संगठन द्वारा समुद्र तल से 13,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर किया गया है, जिसकी लागत 425 करोड़ रुपए होगी। हाँ, करोड़ ही है। मई 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। किसने दिया है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है। भारत की सबसे ऊंची सुरंग का नाम क्या है? शेला सुरंग। दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर लंबी 2 सुरंगें हैं। साथ ही 8.6 किलोमीटर की पहुंच और संपर्क सड़कें हैं, जिनमें T1 T2 दोनों ट्यूब शामिल है। ठीक है। इन T2 लंबी ट्यूब 1594.90 मीटर तक फैली है, जिसके साथ एक सकरी समानांतर सुरंग है, जिसकी लंबाई इतना मीटर है, जिसे गुफा के ढहने की स्थिति में बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंग में वेंटिलेशन सिस्टम, मजबूत प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन तंत्र की व्यवस्था की गई। इसमें प्रतिदिन 3,000 कारों और 2,000 ट्रकों की गुजरने की क्षमता है। इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारिद और तवांग BTC सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तथा सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नई ऑस्ट्रेलियाई सुरंग बनाने की विधि को अपनाते हुए इसे शीर्ष स्तरीय सुरक्षा। शेला सुरंग है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखियो, कहाँ है? देखो, अरुणाचल प्रदेश के में स्थित है शेला सुरंग। इसे जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया गया है। इस सुरंग के निर्माण से असम के मैदानों में 4 पूर्व मुख्यालय से लेकर तवांग तक सैनिकों और तोपों सहित सभी भारी हथियारों को तेजी से तैनाती सुनिश्चित होगी, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति तुरंत निपटा जा सके। इस सुरंग से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के तवांग और दिरांग के बीच की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है। और समय भी 10 मिनट का बचेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान शेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक। उपग्रह इनसेट 3DS, इनसेट 3DS का सफल परीक्षण है क्या? मौसम निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तीसरी पीढ़ी का, इस पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी का उपग्रह इनसेट 3DS, नाम ही याद रख लेना। इनसेट 3 की जगह 2 दे देगा, 1 देगा, 4 दे देगा, कंफ्यूज। 3DS, इनसेट 3DS सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया। किसने स्थापित किया? किसने? DRDO ने ना। अभी बोला इसरो ने किया है स्थापित। प्रक्षेपण वाहन का नाम है GSLV 1414। ठीक है। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। उपग्रह आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से होता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस उपग्रह में कई पेलोड लगे हुए हैं। इसमें 6 मैनेजर, 19 चैलेंजर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ध्यान रखना, GSLV 14 की 17वीं उड़ान है और इस साल इसरो का दूसरा सफल अभियान। ठीक है। अब इनसेट 3D इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वजन। वजन कभी कभी पूछ देता है, फिर लाइव पूछ लेगा। तो कार्यकाल कितना है? 10 वर्ष। इनसेट 3DS नाम है। पहला इंपॉर्टेंट नाम, दूसरा इंपॉर्टेंट वजन 2274, तीसरा इंपॉर्टेंट कार्यकाल, चौथा कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो ने। ठीक है। GSLV 14 वाहन का नाम है। ठीक। किसके लिए? मौसम संबंधी जानकारी के लिए, बर्फ की गहराई, आग, हवा, नमी, ये सब जानकारी प्राप्त करता है। रही बात है लंबाई, चौड़ाई, पतलाई, ये सब जल्दी पूछता नहीं है, हैं? लेकिन थोड़ा सा अपना देख लो। जल्दी वजन पूछता है या मारक क्षमता पूछता है, कार्य
काल यानी लाइफ ही पूछ सकता है। और कभी कभी लंबाई, तो लंबाई 51.7 बस का फल। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित हुए। भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क मराठा सैन्य परिदृश्य को नामित किया। इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र के सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाड़ा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग तथा तमिलनाडु का जंजी किला शामिल है। महाराष्ट्र में ही 11 है, एक है तमिलनाडु का जंजी किला। ये सब शिवाजी से संबंधित है। शिवनेरी में क्या हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। सलेहर क्या है? दुर्ग जो शिवाजी ने जीता था। ये सब दुर्ग उन्हें संबंधित है। और ये भैया तमिलनाडु का जिंजी किला है। ठीक है, इसे मराठाओं के 12 किले हैं, इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नामांकित किया गया है। असाधारण दुर्ग क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ, मराठा शासकों के द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये सब देख लिया। और संस्कृत मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया कि ये किले विभिन्न भौगोलिक है। ठीक है, महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, जिनमें से यही जो 12 किला है जिसका नाम पढ़ा गया है वो मराठा सैन्य परिदृश्य के लिए चुना गया है। ठीक है, इनमें से 8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, जबकि 4 महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व मंत्रालय द्वारा सुरक्षित है। ठीक है, संरक्षित है। 12 में 8 भारतीय पुरातत्व और 4 महाराष्ट्र के पुरातत्व। छत्रपति शिवाजी के शासन से ही शुरू हुआ था सब कुछ। ये सब आप इतिहास में पढ़े हैं अच्छे से, तो एक नजर अपना जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बुरा नहीं है। जो वर्तमान में भारत के 42 स्थल है, यही 42 स्थल धरोहर स्थल है, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 विशिष्ट है। ठीक है, मंत्रालय के अनुसार इन 12 किलों का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में किया गया है। तो अभी ये शामिल जब हो जाएगा तो 42 से हो सकता है कितना हो जाए, 42 10 52 तक तो 54, लेकिन अभी वर्तमान में 42 है। ठीक है, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ये क्या मतलब है? अच्छा देखते हैं भाई क्या है। 15 जनवरी 2024 को तेहरान, ईरान की राजधानी है क्या, में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में एक के रूप में शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कौन सी भाषा है जिसे नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया, तो वो है फारसी। ठीक है, फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करता है। ठीक है, और शास्त्रीय भाषाएं होती कौन है? ऐसी भाषा जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और किसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया गया हो या जाता है। संविधान की 8 सूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत श्रीलंका में बोली जाती है। 2005 में संस्कृत भाषा, ध्यान रखना यहाँ से तुम्हारा जीएस भी तैयार हो रहा है। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को 2013 में, मलयालम भाषा को 2014 और उड़ीसा को 2013 में मलयालम, 2014 में उड़ीसा भाषा को दर्जा दिया गया था। किसका? शास्त्रीय भाषा का। 6 के बाद ये 7वां हमें लगता है हो जाएगा फारसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु बेंगलुरु के बी मारेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसका किया गया? किसका किया गया है? बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, कर्नाटक के बेंगलुरु के बी मारेनहल्ली में। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला हुआ है। 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां पर किया गया और किसने किया? तो याद रखना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, उसी के बाद बी मारेनहल्ली नामक स्थान है, वहीं पर किया गया है और उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है। बेंगलुरु और चेन्नई में बोइंग इंजीनियरिंग केंद्र के वर्तमान निर्माण में काम 6000 इंजीनियरों को रोजगार देगा। ठीक है। बस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते विमान क्षेत्र में पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर से लड़कियों को देश के बढ़ते विमान क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है। यह कार्यक्रम भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमान क्षेत्र में नौकरियों के लिए शिक्षण का अवसर प्रदान करें। ठीक है। बस ना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट था हो गया। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, अपना एक नजर चाहे तो देखिए या न देखिए, कोई बहुत मतलब नहीं है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.33 करोड़ हो गई है। ठीक है। सभी श्रेणियों में नामांकन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान, ऐसे प्रश्न कभी आते नहीं, आप देखोगे तो कभी जल्दी आएगा नहीं। ठीक है। तो इसको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ चीजें छोड़ी जाती है, सब पढ़ी नहीं जाती है। तो भैया 30 पेज हो चुका है, 30 पेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ तक 31 से लेकर 35 तक है, 15 से 35 तक राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है पढ़ा है 15 पेज पढ़ लिया है। 5 पेज इसमें और बाकी है। 15 30 है, 15 10 25, 25 5 30, तो 15 पेज आज पढ़ लिया है। कल इसका पार्ट 2 में 5 पेज प्लस वन लाइनर भी, जो भी 2 पेज 1.5 पेज में दिया है, साथ में लगा करके पार्ट 1 खत्म कर देंगे राष्ट्रीय, फिर चालू होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा क्लास, और मैं बार बार फोकस कर करके जो मुंह सुखवाता हूं अपना, ठीक है, गला सूखने लगता है, इसके पीछे कारण होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप सुने और चीजों को समझें। बाकी भागना हो, स्किप करना हो, खूब भागो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं निस्वार्थ और निःशुल्क। आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम करो। हिंदी के लिए ब्रह्मास्त्र रामबाण नोट्स 2023 निरस्त पेपर में, 2023 जो निरस्त आरओ पेपर हुआ है, 56+10 का साक्ष्य दिखा चुका हूं वीडियो बना करके। जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था अभी पिछले संडे को, उसमें 20 हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, 20 में 20, एक भी इधर उधर नहीं, पूरा साक्ष्य दे चुका हूं। आने वाला 22 दिसंबर को जो पेपर आयोजित होना है पुनर्परीक्षा, उसमें भी ये प्रश्न फंसाएगा बिना किसी संकोच के। 50 तो खिलवाड़ हो जाएगा कहना। 55+ फंसाएगा, और बहुत अच्छे से दिमाग लगा के व्याकरणिक नियम को समझ लिए, एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ लिए, चाट डाले पूरा पेज को। तो मैं बता रहा हूं, अगर 60 में 60 आ जाए स्कोर ना, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, मुंह खोलने की बात नहीं है, आ सकता है। और किसी भी सूरत
खराब से खराब प्रदर्शन करने वाला भी अगर अभी अच्छे से इसको पढ़ लिया तो 55 से नीचे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बात करते हैं फेंकने की, फेंकू बाबा की। तो मैं फेंकने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा और जैसे हमेशा साक्ष्य दिखाया हूं वैसे ही 22 दिसंबर के बाद 23 को या 22 को ही मैं साक्ष्य आपको 22 को ही दिखा दूंगा। लेकिन 2-3 दिन में पेपर आयोजित हो रहा है ना, सबका हमको साक्ष्य दिखाना है ना, तो 22 वाले का 22 को दिखा देंगे, 23 तारीख को 23 को दिखा देंगे। ठीक है। और अगर मैं नहीं हूं, 1-2 दिन आगे पीछे दिखा दूंगा, दिखाऊंगा जरूर। और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी गलती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।